तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, 100 साल के आसपास बीत चुके थे। वांगलिंग फाइनली जागता है। कल्टीवेशन लेवल इसका निर्वाणा क्लिंजर के पीक पर पहुंच चुका था। और फिलहाल ये डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम के एक पाम अटैक को झेल के कैसे भी करके जो भी बोल लो उस ब्रेसलेट की वजह से कहीं ना कहीं बच गया था। अब आगे, अब इधर क्लाउड थीम में जो ब्रांच 8 के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रैंक 8 के सेक्ट वालों के, फिलहाल वो शुरू हो चुके थे। अब इसमें क्या होता है कि जो भी ब्रांच सेक्ट वाले हैं, वो मेन सेक्ट पहुंचते हैं और वहां पर इनका कंपटीशन होता है। और जो भी हारेगा उनका स्टेटस और नीचे हो जाएगा। और कई बार अगर आप हार गए, मतलब हर एक जो 100 साल या 1000 साल जब भी ये कंपटीशन होता है, तो फिर आपको फाइनली मतलब एकदम अलग ही कर दिया जाता है। तो ये मेथड काफ़ी ब्रूटल था, क्योंकि जो मेन सेक्ट वाले भी रहते हैं जो कि रैंक 8 पर है, उनका भी एक मकसद रहता है कि भाई हम ग्रो करें और रैंक 9 के सेक्ट बने। अभी जो ओरिजिन सेक्ट था, जहाँ की लू यानफे थी, और पर्पल डाओ सेक्ट जहाँ का लू यूंग कॉन्ग था, ये दोनों ब्रांच सेक्ट के पार्ट थे। लेकिन इनका जो मेन सेक्ट है वो रैंक 8 का एवरलास्टिंग सेक्ट है। और ये जो रैंक 8 के कंपटीशन होते हैं, इसमें रैंक 9 के मेंबर्स मतलब एवी देखने आते हैं। तो बंदों के पास मौका होता है कि अगर उन उन पे इन सीनियर्स की नज़र पड़ गई तो शायद वो भी रैंक 9 के सेट ज्वाइन कर सकते हैं। तो होता कैसे है कि पहले ये लोग अपने ब्रांचेस का कंपटीशन कराते हैं, फिर उसके बाद जो रैंक 8 के सेक्ट्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। और जब से हेवन ब्रेकिंग सेक्ट रैंक 9 का सेक्ट बना था 10,000 साल पहले शायद, या उससे भी ज़्यादा पहले, उसके बाद से ये कंपटीशन 17 बार हुआ था, जिसमें से एक सेक्ट है साइलेंट सोल सेक्ट, उसने इसे 9 बार जीता था। और इस समय ये 18वां कंपटीशन था। और अगर वो फिर से जीतते तो शायद एक आधी 2 बार और जीतेंगे, तो वो लोग भी रैंक 9 के सेक्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पर बिग डीपर सेक्ट को दिखाया जाता है, जो कि वीक रैंक 5 रीजन में सेक्ट था। इसका मेन सेक्ट रैंक 8 वाला हेवन सेक्ट था। और इनकी भी हालत वैसी ही थी जैसे ओरिजिन सेक्ट की है, मतलब ये लोग लगातार हारते रहते हैं। फिलहाल ये लोग विचार कर रहे थे कि यार 1 महीने बाद कॉम्पिटिशन है, हमें रैंक 8 जाना है, कि हम तो एक ब्रांचेस हैं, हमारे अलावा 3 और ब्रांचेस हैं, कि यार अगर इस बार हारे तो शायद हमें वो डिसबैंड कर देंगे या फिर कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा ये लोग सोच रहे थे। तो फिलहाल ये 3 एल्डर्स थे और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। पर अचानक से एक पावर ये लोग फील करते हैं। एक जेड का टुकड़ा था जो कि इनके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ के इनके पास आता है। और ऑरा को फील करके ये तीनों हैरान थे। और फाइनली एक आवाज़ सुनने को मिलती है कि जू युनमिंग, तुम हेवनली सी सेक्ट में जन्म लिए थे। मतलब इस बंदे का पूरा इतिहास बता देता है कि 600 साल में तुम नासेंट सोल पे पहुंचे थे, और अब फिलहाल हजारों साल कल्टीवेट करने के बाद तुम निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली फेज में हो और बिग डीपर सेक्ट के सेक्ट मास्टर हो। फिर ये दूसरे बंदे का नाम लेता है, लुओ कॉन्ग गैंग। तुम्हारे फादर का नाम लुओ हेटाओ है। तुम बस पिल वगैरह खा करके अपना कल्टीवेशन बढ़ाओ और निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली फेज में रुक चुके हो। फिर ये तीसरे बंदे का नाम लेता है जाऊ सेन। तुम यहाँ पर जन्म नहीं लिए थे, बट तुम कॉन्टिनेंट जावू में जन्म लिए थे। तुम बीच में बिग डीपर सेक्ट ज्वाइन किए थे और 735 साल से तुम कॉर्पोरियल यांग पे फंसे हुए हो। क्या मैंने कुछ भी झूठ बोला है? अब इनकी भी आवाज़ आती है कि सीनियर ने जो भी कहा है सब सही है। अब ये बंदा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लियो जिन बायो है, डाओ नेम मेरा मास्टर गोल्डन टाइगर है। वैसे तो इन तीनों ने नाम नहीं सुना था, लेकिन और आप फिल करके ये हैरान थे। जो जेड से निकल रहा था, निर्वाणा शैटरर लेवल का। जो यूनमिंग पूछते मतलब सीनियर क्या बात है, अब ये बोलते तुम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। 3 दिन पहले कोई आया था मेरे पास 60,000 ओरिजिन क्रिस्टल्स लेकर, तुम तीनों का लाइफ लेने के लिए। फिर ये बोलते कि लेकिन देखो यार, मेरी तुमसे झगड़ा नहीं है, वैसे मुझे चाहिए ओरिजिन क्रिस्टल एल्कमी के लिए, लेकिन ये सब काम मुझे अच्छा नहीं लगता, बट चॉइस नहीं मेरे पास। अब ये तीनों डर जाते हैं कि सीनियर ये बोलते अगर तुम लोग 60,000 दे देते हो या उसके बराबर की कोई चीज़ दे देते हो तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा और जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर दूंगा। अब तीनों सोचने लगते कि सीनियर इतना तो हमारे पास है ही नहीं। ये बोलते बस 15 मिनट का समय है, फिर नहीं तो मरने को तैयार हो जाओ। इधर ल्यू जियान भाओ इन्हें धमका रहा था, वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है रैंक 5 के रीजन में। यहाँ पर एक बैंग होता है, क्रैक्स निकलते हैं और एक वाइट फिगर बाहर निकल के आता है, सीधा जमीन पे धड़ाम गिरता है, उधर क्रैक्स बंद होने लगते हैं। तो फिलहाल वांगले पलट के देखता है, 7 कलर रियन कोलैप्स कर चुका था। मतलब यहाँ पर पहले रहा भी होगा, तो फिलहाल अब तो नहीं है। इसकी नज़र जाती है ब्रेसलेट पर, जो कि पहले जैसा अब नहीं था, अब इसका कलर ग्रीन हो चुका था। और इधर किसी का ध्यान भी नहीं आता क्योंकि सभी लोग रैंक 8 रीजन की तरफ बढ़ रहे थे। अब जो भी चीज़ें वांगलिंग के साथ हुई थी ये उन्हें याद करता है कि फिलहाल तो मेरा पावर लेवल हाफ स्टेप निर्वाणा शैटरर पे है। बस इसे एक ही बात का ज़्यादा दुख था कि इसका जो 6 स्टार जो कि हल्का हल्का बना था वो शैटर हो चुका था। बस इसका लॉ स्टार बच गया था, उस बात से ये काफ़ी खुश था।
अब फिलहाल ये स्टोरेज स्पेस को खुलता है जिसके अंदर में दो डाइंग सोल्स थे। एक के ऊपर लाइटनिंग टैटू था, दूसरे के ऊपर फायर टैटू। अब वांगलिंग इनके माइंड को सर्च करता है, ये और वीक हो जाते हैं और फाइनली एक्सप्लोड कर जाते हैं। तो इनका ओरिजिन एनर्जी वांगलिंग एब्जॉर्ब कर लेता है और ये सब समझ में आता है ये अच्छा तो एंशियंट स्टार सिस्टम जहाँ पर 5 हाई एंशियंट मास्टर्स भी हैं। फिलहाल ये पिल वगैरह खाकर खुद को हील करता है। 3 दिन निकल चुके थे, वांगलिंग दोबारा से आंखें खोलता है। इसकी इंजरीज अभी तो हील नहीं हुई थी बट फिलहाल अभी नहीं ये सप्रेस कर सकता था। सबसे तो जो डैमेज था इसके ओरिजिन सोल को था जो इतना आसानी से रिकवर होने भी वाला भी नहीं था। और एक ही चीज़ ये सोच रहा था कि यार वो ब्लू ड्रीम डाउ मास्टर क्या पावर लेवल है उनका। लेकिन कोई नहीं, जल्द ही से मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा। अब ये ब्रेसलेट को अंदर रखता है और 3 ओरिजिन सोल्स को बाहर निकालता है। पहला था चेन टाइजोन का जो कि आधा ही बचा था, मरे हुए लगभग अवस्था में था ये। और जैसे वांगलिंग अपना डिवाइन सेंस उसकी तरफ भेजता है वो बोलता है कि फेलो कल्टिवेटर चैन, देखो हम बाहर तो आ चुके हैं। टाइजोन इसे थैंक्स बोलता है कि मेरा एक और काम कर दो, बस आप मुझे बैटल 20 सेक्ट भेज दो। मेरे टीचर के पास मेथड है, मतलब वो मुझे रिकवर करा सकते हैं। तो फिलहाल ये टाइजोन के सोल को अंदर रख देता है और निकालता है वो ओल्ड लेडी का सोल जिनका सोल ठीक ठाक था। और वांगलिंग ने इनके ओरिजिन सोल पर एक सील लगा के रखा था। अब क्योंकि इनका कल्टीवेशन मेथड ब्रेक कर चुका था तो इनका पावर लेवल निर्वाणा क्लिंजर के अर्ली फेज में आ जाता है। और फिलहाल ये लेडी समझती हैं और बोलती है फेलो कल्टिवेटर लो, मैं अपने लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शन को एक्सचेंज करना चाहूँगी अपने लाइफ के बदले। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे सोल को सर्च कर सकते हो, बस आप मुझे जिंदा रहने दो, क्योंकि वैसे भी हमारे बीच में कोई बड़ी दुश्मनी तो है नहीं। वांगली अब इनके मेमोरीज को सर्च करता है और लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शन इसे मिल जाता है। और उसके बाद ये बस एक हवा का झोंका मारता है और ओल्ड वुमेन का ओरिजिन सोल यहाँ से काफ़ी दूर, समझ लो 10,000 किलोमीटर चला जाता है। जाते जाते भी लेडी काफ़ी खुश थी। अब आखिरी सोल था मास्टर क्लाउड सोल का। वैसे भी अब ये बंदा वांगलिंग का स्लेव बन चुका था और वांगलिंग के पास अभी समय नहीं था कि इसे हील कर पाए। तो इन्हें रखता है ये बैग में और आगे निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले ये ऑलसीर के सोल को यूज़ करता है, मतलब उसके साथ फ्यूज़ होता है। मानो ये खुद ऑलसीर हो। और जो इसके पास वो डिफाइंग बीट्स थे जो इससे बहुत सारे मिले थे उन्हें अभी एक्टिवेट कर पा रहा था। लेकिन जब ये ऑलसीर के ऑरा यूज़ करता था तभी अब इसका एक मकसद था, विंड सेलेस्टियल रियल्म जल्दी से जाना, वहाँ से मॉस्किटो बीस्ट वगैरह को हासिल करना, फिर वापस आना और कंपटीशन में जाना। तो फिलहाल अभी है विंड सेलेस्टियल रियल्म जिसको आप शायद रैंक 8 के रीजन से जा सकते हो, उस तरफ निकल जाता है। और ये टालिस्मैन वगैरह यूज़ करता है ताकि अपनी स्पीड को बढ़ा पाए। अब जब ये रैंक 6 के रीजन से गुजर रहा था तो 10 कल्टिवेटर्स इसे देखते हैं और इसके स्पीड को देखकर हैरान थे कि अगर ये बंदा कुछ एक्सटर्नल मेथड्स यूज़ नहीं कर रहा है तो आराम से इसका पावर लेवल निर्वाणा शैटरर के पीक पर होना चाहिए या हेवंस ब्लाइट पे भी जा सकता है। वांगलिंग को पता था कि रैंक 7 रीजन में बैरियर्स लगा दिए गए ताकि बाहरी एंटर ना कर पाए, मतलब एक डिफेंसिव बैरियर तो होगा। फॉग थे बीच में बट वांगलिंग जहाँ से गुजरता था मतलब फॉग भी ऐसा भंवर के समान घूमने लगते थे। तो फिलहाल ये रैंक 6 के रीजन में था और ओल्ड मॉन्स्टर्स यहाँ के जो थे इसे फील करते और शॉक्ड थे। 10 दिनों तक ये रैंक 6 के रीजन से उड़ता है, बहुत सारे कल्टीवेशन सेक्ट्स वगैरह ये पास करता है और रैंक 7 के बॉर्डर के अब करीब था। रैंक 7 और 6 के बीच में इसे एक फॉर्मेशन दिखाई देता है, मतलब बिना टोकन के आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते हो। लेकिन ये एक धीरा होने के बजाय और फास्ट हो जाता है। रैंक 6 के जो बहुत सारे ओल्ड मॉन्स्टर्स थे अब इसे फॉलो करते हैं, हालांकि वांगलिंग के स्पीड के बराबर ये स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते थे। ओल्ड मॉन्स्टर को समझ में आ जाता है कि शायद इस बंदे के पास टोकन नहीं है, तो ये ब्रेक थ्रू करना चाहता है। और इनमें से एक बोलता है कि चलो यार मजा आएगा अगर ये फॉर्मेशन तोड़ दिया तो, मतलब कोई रैंक 7 के रीजन में अगर उनके बैरियर को तोड़ता है तो वहाँ के जो सेक्ट वाले हैं उन लोगों को गुस्सा तो आएगा। इधर वांगलिंग फॉर्मेशन में स्मैश करने लगता है और खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। फॉर्मेशन में क्रैक आ चुके थे और सीधा वांगलिंग क्रैक के बीच में से निकल जाता है। रैंक 6 के जितने भी ये ओल्ड मॉन्स्टर्स देख रहे थे वो चौंक जाते हैं। अब भाई ये रैंक 6 वाले थे, इन्हें बुरा तो लगता था रैंक 7 वालों से और इनको अंदर से अब काफ़ी खुशी होती है। और ये लोग फिर भी सोचते हैं कि क्या ये बंदा हेवेंस ब्लाइट स्टेज पे है, नहीं तो इतना इजीली कैसे तोड़ देगा। लेकिन मजा आएगा कि रैंक 7 वाले इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये बंदा जो भी है ये शायद और पावरफुल कल्टीवेशन सेट का है और थोड़ा सनकी लग रहा है, नहीं तो ये ट्रांसफर एरे से भी जा सकता था। वांगलिंग का स्पीड इधर और बढ़ चुका था। अब इसे रोकने के लिए बहुत सारे निर्वाणा शैटर लेवल के बंदे अपने डिवाइन सेंस फैलाने लगते हैं, रैंक 7 रीजन वाले। और एक का तो डिवाइन सेंस फैल के बोलता भी है कि ऐसे हमारे एरिया से तुम ऐसे नहीं जा सकते। वांगलिंग के इंजरीज हील नहीं हुई थी, लेकिन ये 4 निर्वाणा शैटर लेवल के बंदे क्या इसे रोक सकते थे। ये न्यूट्रल था और जाते जाते ये एक पाम अटैक मारता है और पाम अटैक देखते इन चारों की फट जाती है कि वॉर स्प्रिंट ये तो गॉड सेट का कल्टीवेटर है। और ये जो पाम अटैक था ये बड़ा और बड़ा होते जाता है। और इस दौरान यहाँ पर 4 एल्डर्स को दिखाया जाता है, मतलब
चार अलग डायरेक्शन में। फिलहाल ये डरे हुए थे और खून की उल्टी कर रहे थे और सोच रहे थे ये चारों कि अच्छा हुआ हमने इसको ज़्यादा प्रवोक नहीं किया, नहीं तो निपट ही जाते। और शायद उस बंदे ने फुल स्ट्रेंथ यूज़ भी नहीं किया था। 100 साल पहले होता तो वांगलिंग उतना बेहतरीन कंट्रोल नहीं कर पाता जैसा कि इसने एक बार ट्राई किया था उस ट्रेजर्ड सेक्ट के आसपास। तो वो पाम अटैक था तो पावरफुल, बट वांगलिंग ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट अब बात अलग थी। और उसका पाम प्रिंट एक कॉन्टिनेंट पे जाके गिरता है जहाँ पर क्रैक्स आ चुके थे और कॉन्टिनेंट दो भागों में बट जाता है। तो अब किसी की मचाल नहीं थी कि इतने पावरफुल अटैक को देखकर इसे रोकने आए। और वांगलिंग इस वॉर स्पिरिट की मदद से रास्ता भी बना लेता है। धीरे धीरे ये रैंकेड रीजन के करीब पहुंचने लगा था। धीरे धीरे फॉग आगे डेंस हो रहा था, लेकिन वॉर स्पिरिट को ये कंट्रोल करके आगे बढ़ रहा था। तो रैंक 8 रीजन के आसपास भी जो फॉग थे थोड़े छटने लगते हैं और फाइनली से रैंक 8 का रीजन दिखाई देता है। 20 दिन से वांगलिंग लगातार ट्रैवल कर रहा था तो काफी थक भी चुका था और बीच बीच में पिल्स वगैरह से रिकवर करता था। रैंक 7 और रैंक 8 के बीच में कोई फॉर्मेशन नहीं था, बट फॉग का लेयर जो था काफी डेंस था। और कहा ऐसा जाता है कि इसके बीच में रैंक 10 के बीस्ट या रैंक 12 तक के भी बीस्ट मिल जाते हैं। और इस जगह का नाम कियोस बीस्ट, फॉग रियल्म कहा जाता है। और यहाँ के बीस्ट हालांकि बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये गॉड सेक्ट का कमाल है। उन्होंने कुछ मेथड यूज़ किया और गॉड सेक्ट ने कुछ आसान रास्ते भी बना दिए थे जिससे आप रैंक 7 से रैंक 8 का रीजन पार कर सकते हो। लेकिन ये मेन डिसाइपल्स के लिए था। तो ऐसे एक तीसरा रास्ता था जहाँ पर 4 कल्टिवेटर्स उस तरफ से आगे निकल रहे थे। आगे में एक ओल्ड मैन थे और पावर लेवल इनका निर्वाणा शैटरर लेवल पे था। शायद ये निर्वाणा शैटरर के भी पीक पर थे। 3 लोग इसे फॉलो कर रहे थे, 2 मैन और एक वुमेन, जिनका पावर लेवल निर्वाणा क्लिंजर लेवल पे था। लेडी दिखने में काफ़ी चार्मिंग थी। इस दौरान इसके जो 2 साथी भी थे वो भी इसी की तरफ नज़र बना के थे। फिलहाल ये लेडी अपने टीचर से पूछती है कि हम किधर बढ़ रहे हैं, बट ओल्ड मैन बोलते नहीं है, बस आगे निकल रहे थे। ओल्ड मैन फाइनली बोलते हैं कि तुम तीनों एवरलास्टिंग सेक्ट के कोर डिसाइपल्स हो, बट तुमने पिल की मदद से कल्टीवेशन बढ़ाया, तो तुम्हारा जो हेवेंस का कॉम्प्रिहेंशन है वो उतना सही नहीं है। अब लॉ ऑफ द वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन तुम इसे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो अगर तुम लाइफ और डेथ सिचुएशन में रहो तो। इसीलिए तुम्हारे टीचर तुम्हें यहाँ पर लेकर आए जहाँ पर बहुत सारे फियर्स बिस्ट है। और ओल्ड मैन ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, तीनों को फॉग के बीच में फेंक देते हैं। हालांकि अपने डिवाइन सेंस से इन तीनों को ऑब्जर्व भी कर रहे थे। वांगलिंग को ये सब थोड़ी पता था। फिलहाल वो इसी तरफ बढ़ रहा था। एक रास्ता इसे मिला था, बट इसे कैसा गोल गोल घूम के जाना पड़ेगा पेंगलाई के मैप के हिसाब से, लेकिन वो काफ़ी टाइम ले लेगा। तो ये सीधा रास्ता बोलता है कि मैं तो बीच से ही गुजरूंगा, फॉग के बीच में से ही। वॉर्स पेरेंटिस के हाथों में चमक रहा था और उसे लेकर ही आगे बढ़ रहा था। अब फॉग भी यहाँ पर कितने भी डेंस थे, वॉर्स पेरेंट के सामने थोड़े साइड होने लगते हैं। लेकिन ये फॉग थोड़ा अलग था। तो मानो वॉर्स पेरेंट को भी ये थोड़ा थोड़ा डिवोर करने लगता है और इसे फील होता है वांगलिंग को कि आगे में एक पावरफुल बीस्ट है जो कि काफ़ी गुस्से में है। ये एक सेंटीपीड था, थोड़ा थोड़ा केचुए के समान, बट ये इनका बॉडी काफ़ी बड़ा होता, मानो सेंटीपीड इस एरिया का राजा हो। वांगलिंग देख लेता कि यार ये तो रैंक 11 का लग रहा है, यानी निर्वाणा शैटरर मिड फेज। सेंटीपीड की नज़रें वॉर स्प्रिंट पर पड़ती है और उसे थोड़ा नफरत की भावना से देखता है। और ये फायर सेंटीपीड था तो फायर से वांगलिंग पर अटैक करता है। बट वॉर स्प्रिंट पे मतलब ऑरा एब्जॉर्ब तो ये भी कर रहा था, तो ये भी पावरफुल था। तो वॉर स्पिरिट की वजह से ये जो फायर पावर था ये अच्छा खासा बुझ जाता है। पर सेंटीपीड भी हार नहीं मानता, ये वांगलिंग पर दोबारा से चार्ज करता है। एक नफरत की भावना से वांगलिंग को देख रहा था। इधर फॉग के बीच में से और भी रोर्स सुनने को मिलते हैं। 6 और सेंटीपीड्स इधर ही की तरफ बढ़ते हैं और एक रैंक 12 का भी शायद इसमें से था। ये था ब्लू सेंटीपीड। अब ओल्ड मैन भी थोड़ी दूरी पे एक अलग लोकेशन पे बैठे होंगे, तो वो भी अपनी आंखें खोलते कि यार रैंक 12। और ये बीच तो इनको पता तो शायद रहता है, बट इतना जल्दी इतना गुस्से में क्यों आ चुका है। और मेरे डिसाइपल्स तो अभी भी फॉग के अंदर ही हैं। तो ओल्ड मैन भी अब फॉग के बीच में इन्हें जाना पड़ता है। वांगलिंग इधर एक चीज़ समझ चुका था कि ये जो फायर सेंटीपेड है ये वॉर स्प्रिंट को देखकर गुस्से में है, क्योंकि मेरे आसपास ये जो सेंटीपेड है उसे अपने लाइफ से परवाह नहीं है, मानो वो इसको बस मारना चाहता था। यानी उनका मेन नफरत गॉड सेक्ट से था, क्योंकि गॉड सेक्ट वाले वॉर स्प्रिंट यूज़ करते थे। बट वांगलिंग को भी गुस्सा था कि तुम लोग मरना ही चाहते हो तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। और वांगलिंग एक कोल्ड इंटेंट के साथ बोलता है कि फायर ऑफ द वर्ल्ड, मेरे कमांड को सुनो, जला दो। तो फायर सेंटीपीड के आसपास भी जो फायर था वो इस सेंटीपीड पर ही अटैक करने लगता है। लेकिन सेंटीपीड अब डर चुका था और अंदर में भी जो इसको जो फायर पावर होगा यही इसको जला के राख कर देता है। और ये बहुत फास्ट होता है। बस वांगलिंग ने एक फिंगर ऐसा आगे उठाया था। वांगलिंग रिजल्ट की तरफ भी नहीं देखता और आगे बढ़ते जाता है। अब जो ब्लू सेंटीपीड था और बाकी जो थे वो और तेजी से बढ़ते, उनकी नफरत और बढ़ चुकी थी। और वांगलिंग सोचता कि यार अगर मेरी इंजरीज ठीक होती तो इस रैंक 12 को जल्दी से निपटा देता। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये फायर सेंटीपीड है तो इसे मारना फिर भी आसान है। और एक रेड फायर वांगलिंग की तरफ इस समय चार्ज करता है। साइड से और भी ऐसे ही फायर्स आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग बस ऐसा हाथ हिलाता है, फायर्स मानो बीच में ही रुक जाते हैं।
और इन्हीं सेंटीपीड्स की तरफ दोबारा से बढ़ने लगते हैं और सभी इस समय चिल्लाने लगते हैं। अब दो और सेंटीपीड आगे आते हैं तो वांगलिंग बोलता है यार इन लोग को मारना ही पड़ेगा। अब इसका जो लॉ स्टार था वो भी चमकता है और ब्लू फायर यहाँ पर प्रकट होता है और चारों तरफ बस चीखने की आवाज़ें आती है। और ये बहुत फास्ट हो रहा था, मतलब ब्लू फायर कभी लेफ्ट गया कभी राइट, ऐसे करके इनको निपटाते जाता है। बहुत सारे बीच इसके रास्ते को रोकते हैं और बस मरते जाते हैं। अब तो बहुत सारे डरने भी लगे थे, लेकिन 10,000 फीट की दूरी पर वो ब्लू सेंटीपीड था जो कि और गुस्से में था। अब ब्लू सेंटीपीड इसके बॉडी में क्रैक होता है, मतलब ब्लू लाइट निकलती है और एक 8,000 फीट का थोड़ा छोटा सेंटीपीड काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ये 6,000 फीट का हो जाता है, स्पीड और बढ़ जाता है। ये एक अलग मेथड था इस सेंटीपीड के पास। इधर वांगलिंग रैंक 8 के रीजन के करीब पहुंच रहा था, ये आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक ब्लू लाइट ये फील करता है कि काफ़ी तेजी से इसकी तरफ आ रहा था। और फिलहाल जो ये सेंटीपीड था ये 3,000 फीट का हो चुका था, जिसके आसपास ब्लू फायर था। अब वांगलिंग वॉर्सपरेंट को सेंटीपीड की तरफ बढ़ा देता, बट ये सेंटीपीड भी होशियार था। ये इस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर से वांगलिंग पर चार्ज करता है। वांगलिंग का लॉफ स्टार फिर से प्रकट होता है, रोटेट करता है, ब्लू फायर निकलता है। सेंटीपीड के पास भी ब्लू फायर था, बट वो थोड़ा लाइट ब्लू था, बट ये डार्क ब्लू था। सेंटीपीड भी अब सीरियस हो जाता है, लेकिन पीछे नहीं हटता है और इसका भी ब्लू लाइट और ज़्यादा चमकने लगता है और वांगलिंग की बॉडी से ब्लू फायर निकलता है, जिसमें से वर्मिलियन बर्ड के क्राई को सुना जा सकता था। अब इस क्राई को सुनकर सेंटीपीड भी एक अपना क्राई मारता है, तगड़ा वाला दहाड़। दोनों के फायर एक दूसरे से टकराते हैं। पूरा ये जो कियोस बीस्ट रियल्म था ये वाइब्रेट करने लगता है और एक पावरफुल ऑरा इस रैंक 12 के बीस्ट को सप्रेस करने लगती है। अचानक से, मतलब ये और आती है, वर्मिलियन बॉड वांगलिंग के बॉडी में रिटर्न कर जाती है और वांगलिंग आगे निकल जाता है। लेकिन इधर ये जो सेंटीपीड था इसकी आधी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, हालांकि ये मरा नहीं था। फॉग के बीच में से वो जो एवरलास्टिंग सेक्ट के ओल्ड मैन थे ये सब चीजें देखे थे और हैरान थे कि यार ये बंदा है कौन। फायर का कंट्रोल अलग लेवल पे है, वैन फायर सेंटीपीड भी इसके सामने कुछ नहीं है और ये इंजर्ड है। अगर ये इंजर्ड नहीं होता तो शायद मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं होता इसके खिलाफ बैटल करने में। एक चीज़ तो श्योर थी कि ये गॉड सेट का नहीं था। इन्होंने वांगलिंग के वॉर स्प्रिंट को देखा था, दिखता थोड़ा थोड़ा गॉड सेट के जैसा है, बट ये वॉर स्प्रिंट नहीं है। और ओल्ड मैन को वो जो 3 बच्चे फॉलो कर रहे थे, बच्चे मतलब बड़े ही थे, वो भी चौंक जाते, खास करके वो फीमेल कल्टिवेटर। किसी को नहीं पता था वो क्या सोच रही है। ओल्ड मैन को सोचते हैं और कहते यार ये तीनों यहाँ पर ट्रेन नहीं कर सकते। तो कियोस बीस्ट रियल्म से निकलने के बाद वांगलिंग 8th रीजन में पहुंच चुका था, क्योंकि जब ये फॉग में था तो इसने एक रैंक 13 के बीस्ट को भी ऑरा फील किया था, इसलिए ये जल्दी निकल गया था। और वांगलिंग यहाँ पर पहुंचने के बाद मैप वगैरह में देख रहा था कि वेंड सेलेस्टियल रियल्म जाने का रास्ता कौन सा है। कुछ एरियाज को ये अवॉइड करता है क्योंकि रैंक 8 रीजन के सेक्ट भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। और फिलहाल ये अपने को थोड़ा लो प्रोफाइल कर लेता। रैंक 5 के रीजन से निकले हुए इसे 1 महीने हो चुके थे। हालांकि यहाँ पर एंटर करने के लिए आपको विंड फर्नेस वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे विंड सेलेस्टियल रियल्म को ये जो मॉस्क्यूटो बीस्ट वगैरह है उन्होंने कब्जा करके रखा है, तो कोई वैसे भी नहीं जाता है। और क्रैक्स वगैरह मिल ही जाते हैं एंटर करने के लिए, और लोग नॉर्मली जाते भी नहीं है। लेकिन 10 कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि विंड सेलेस्टियल रियल्म के क्रैक के बाहर खड़े थे और लोगों का शायद ये वेट कर रहे थे, इन्हें भी एंटर करना था। वांगलिंग भी यहाँ पर पहुंचता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, मोलुओ कॉन्टिनेंट पे लू यानफे को दिखाया जाता है और ये थोड़ी टेंशन में थी कि मेन सेक्ट का कंपटीशन शुरू होने वाला है और सीनियर अभी तक आए नहीं। ये 100 सालों से एक तरह से वांगलिंग का वेट कर रही थी और सोचती कि आपने प्रॉमिस किया था। अब इसके बगल में वो इसके डिसाइपल जुयोन आती है और कहती कि टीचर वो ट्रांसफर एरे खुल चुका है, अंकल टीचर ने बोला कि आपको लेकर आऊँ, हमें निकलना पड़ेगा। कुछ तो सोचती लू यानफे और लुयुन जुयुन से बोलती कि इस कंपटीशन के बाद हम टीचर और डिसाइपल नहीं रहेंगे। तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, तुम किसी भी सेक्ट को चूज कर सकती हो, मतलब ब्रांच सेक्ट को, और तुम कोर डिसाइपल वहाँ की बन जाओगे। सुयुन काफ़ी उदास होती है, वो कुछ बोलने ही वाली थी, बट लू यानफे बोलती है कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। और ये काफ़ी उदास थे कि शायद इस बार हम वापस आए तो हमारा ओरिजिनल सेक्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इस बार हारे तो इनको डिसबैंड कर दिया जाएगा। इधर जो रैंक 9 का रीजन था जहाँ पर क्रैक्स थे, शायद वो आउटर रियलम को मे भी कनेक्ट करते थे, जहाँ पर बीस्ट टाइड होता था। यहाँ पर अभी बीस्ट टाइड थोड़ा शांत हो चुका था, तो जो क्लाउड सी के कल्टिवेटर्स थे थोड़ा रेस्ट कर सकते थे। अब इनमें से एक लीकियान में थी और फाइनली बोलती कि मैं 3 महीनों का रेस्ट लेने जा रही हूँ। और यहाँ पर क्योंकि डेमन सेक्ट ज़्यादा करीब था तो ये उनसे बोलती है और एक ब्लरी फिगर को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं, कियान में बोलती मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ और ये जाने लगती है। आवाज़ इनकी आती है कि इससे भी बड़े अभी बीस्ट वगैरह के अटैक्स होने वाले हैं, ऐसे समय पे तुम कैसे जा सकती हो। तो तुम हेवन ब्रेकिंग सेक्ट का अपने एक तरह से बदनामी कर रही हो। बट कियानवे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये हॉल से बाहर निकलने लगती है। फिर से आवाज़ आती है कि अगर तुम एक और कदम आगे ले तो तुम्हें दोषी माना जाएगा। कियानवे थोड़ी देर रुकती है, पलटती नहीं है, सीधा फिर से बोलती है मैं बस 3 महीने के लिए जा रही हूँ। हॉल एकदम शांत हो जाता है कि यार ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है।
बीस्ट टाइड से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? आवाज़ में थोड़ा गुस्सा भी था। कियान में भी हल्की आवाज़ में बोलती है, जाते-जाते, "एक चीज़ है जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।" आवाज़ फिर से आती है कि तुम ये टोकन लेके जाओ। जल्दी से टेलीपोर्ट करके जा सकती हो और आ भी सकती हो। कियान में अब उस टोकन को उठा लेती है, ज़ेड को, और सोच रही थी कि 100 साल उसे गायब हुए हो चुके हैं। शायद वो इस बैटल में आए, जो ओरिजिन सेक्ट वालों का है। क्या वो आएगा? इधर वाइल्ड कॉन्टिनेंट में, जो कि एक इस साइड वाले एरिया में था, यहाँ पर एक पहाड़ था, जहाँ पर मू बिंगमे को दिखाया जाता है। इसकी आंखों में एक अलग ही उदासीपन था। वो एक होम सिकनेस भी था। इनके इंजरीज काफ़ी सीरियस थे और इसे ल्यूमे की याद आती और उस बंदे की, जिसने इसके लाइफ में थोड़ा सा मतलब उठा-पटक मचा के रख दिया था। और इस दौरान मू बिंगमे की आंखों में आंसू थे। मतलब ये इसका ओरिजिन सोल था, तो आंसू गिरते भी नहीं, बस दिखते हैं। फिलहाल इसे अभी भी इसकी बॉडी बनानी थी, जिससे ये बनाने में लगी थी। तभी बाहर से आवाज़ आती कि अंदर में ब्रिलियंट वॉइड की सेंटेंस, एल्डर सिस्टर मूविंग में है। मूविंग में की भी आवाज़ आती है और एक लेडी अंदर एंटर करती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। एक्चुअली हमने आपका जेड रिसीव किया था, बट टीचर किसी पर्सनल काम से बाहर गए थे। मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम वांग शान शान है। अब वांग नाम सुन के थोड़ा सा मूविंग में को फिर से याद आती है और फिलहाल इनकी बातें होती है। ये बताती है कि रैंक 8 का कंपटीशन होने वाला है, जो कि हमारे गॉड सेट के जाते हुए रास्ते में पड़ता है, तो हम वहाँ पर रुक के थोड़ा देख भी लेंगे बैटल। मूविंग में मान जाती है, क्योंकि इसका मेन मकसद था कि ये गॉड सेट में जाएगी और उनके रिसोर्सेज से कल्टीवेट करेगी। मतलब इसकी जो भी इंजरीज हैं उन्हें रिकवर कर लेगी। इधर लू यानफे को दिखाया जाता है और जब ये लोग पहुंच रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस के कल्टीवेटर्स भी आ रहे थे। और फिलहाल सीन फिर से शिफ्ट होता है यहाँ पर, जहाँ पर 10 कल्टीवेटर्स खड़े थे, उसमें से एक बंदा था जिसका नाम था लू युआन ले। पावर लेवल निर्वाणा क्लिंजर लेट फेज। और अचानक से फॉग में थोड़ी हलचल होती है और वांगलिंग बाहर आता है। सभी की नजरें इस पे पड़ती है और बाकी भी कल्टीवेटर्स जब वांगलिंग को देखते हैं तो सोचने लगते हैं। वांगलिंग स्पेशल क्रैक की तरफ देख रहा था, जो कि विंड सेलेस्टियल रियल्म में एंटर करने का रास्ता था, और सीधा इस क्रैक में एंटर करने के लिए बढ़ता है। इसका डिवाइन सेंस पहले पहुंचता है और फील करता ही है कि यहाँ पर सेलेस्टियल ऑरा ठीक ठाक है। पीछे से आवाज आती है और एक बंदे के हंसने की कि आप फेलो कल्टीवेटर कहाँ से आए हो। मतलब इसे वो वाइल्ड कल्टीवेटर कहता है, क्योंकि ये अकेले आया था। और शायद आपको पता नहीं, मतलब कि यहाँ पर एंटर करना वो भी अकेले, कितना मुश्किल काम है, और आप अपना डिवाइन सेंस भेज रहे हो। इवन पावरफुल रैंक 8 रीजन के एल्डर्स भी डरते हैं। अब उसकी बात सुनकर जो दूसरा बंदा था, मतलब लू युआन ले, बोलता है अपने साथी से कि मुझे लग रहा है बस ये देखने आया है कि ये कितना डेंजरस है। अगर आप सच में देखना चाहते तो हमारे साथ चल सकते हैं। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, बोलता है कोई जरूरत नहीं है। अब वांगलिंग सीधा एंटर कर जाता है। लू युआनले भी देखते रह जाता है कि यार ये बंदा, इसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। पर वांगलिंग जैसे 100 फीट या 1000 फीट के रेंज में गया होगा, ये कुछ मॉस्किटोज को देखता है जिनके अंदर से रेड लाइट निकल रहा था। 100 के आसपास ये लोग थे। लू युआनले वगैरह वो भी पीछे से आ ही रहे थे, वो तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। और ये लोग, इनके पास वो स्मेल करके कंट्रोल करने का टेक्निक है, तो ये हेवन फ्रेगनेंस यूज करते हैं। बाकी भी कल्टीवेटर्स निकाल लेते हैं कि अगर ये आगे आएंगे तो स्मेल कर लेंगे, तो शांत हो जाएंगे। बट लू युआनले आगे की तरफ देखता है और कुछ देखता है, अवाक रह जाता है। मतलब इसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। बाकी भी कल्टीवेटर सेम चीज देखते हैं कि मच्छरों के बीच में वांगलिंग खड़ा है, बट मच्छर कुछ नहीं कर रहे हैं। और वांगलिंग के पास में, मतलब नीचे में, एक गोल्ड कलर का मच्छर दिखता है। और ये रेड मॉस्किटोज मानो उससे डर रहे हो, उस मच्छर से एक तरह से उसके रेस्पेक्ट कर रहे हो और अपने वो मच्छर वाली आवाज में बात कर रहे थे। और फिलहाल ये लोग सोचने लगते हैं कि या ये बंदा ये है कौन, क्या ये इत्तेफाक है, या ये जानबूझकर यहाँ पर आया, क्या ये मच्छर इसकी इज्जत कर रहे हैं। पहली बार इन्होंने किसी कल्टीवेटर को देखा था, क्योंकि इन्हें पता था कि मच्छरों को पाला नहीं जा सकता, बट ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब इसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। इधर ये लोग जिन लोगों का वेट कर रहे थे वो लोग भी पीछे से आ जाते हैं। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।